वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आप सुन ही रहे होंगे ख़बरों में भी G20 कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें इंडिया में हो रही है, इंडिया इसकी होस्टिंग कर रहा है। दुनिया के जितने भी बड़े सुपर पावर कह लीजिए या जितने भी बड़े ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरबराह हैं, वो इंडिया आ रहे हैं। और ऐसे लगता है उनको देखकर, उनकी मीटिंग्स को देखकर कि उनमें आपस में एक जैसे एक वार्मथ नज़र आती है जब आप उनकी वीडियोस भी देख रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पाकिस्तान के लिए अभी भी पाकिस्तान को आइस ब्रेक करनी है और पाकिस्तान के लिए अभी भी सॉफ्ट नहीं बल्कि कोल्ड कॉर्नर मौजूद है। पाकिस्तान इस खत्ते की भी अगर जितनी भी हैपनिंग्स हैं उनको देखा जाए तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कहीं बैक सीट पर जा रहा है, जाता चला जा रहा है। इस हवाले से ओवरऑल आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी डॉक्टर कमर, इस वक्त एक तो ये G20 जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ख़ास तौर पे जब देखा जाता है अमेरिका की जानिब से जो इंक्लिनेशन है इंडिया के लिए, फिर यूके में तो जाहिर है जो उनके सरबराह हैं उनकी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ ही इंडिया से जुड़ी हुई हैं, उनको जिस तरह से वेलकम किया गया, जो वीडियोस थी और जिस तरह से वो खुशी से आके मिले। फिर अगर हम मुस्लिम स्टेट की बात करें, सऊदी अरब और बाकी, तो वहाँ से भी एक बड़ी आपको लगता है कि एक मजबूत किस्म का कोई रिश्ता इस्तवार करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है। इंडिया की तरफ बहुत झुकाव है तमाम ममालिक का और इंडिया बड़े खुले दिल से उनको वेलकम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह वेलकम किया जाता है या पाकिस्तान को जिस तरह मजबूरी में शामिल किया जाता है वो भी आपके सामने मौजूद है। एंड पाकिस्तान इज़ ग्रेजुअली एंड स्लोली टेकिंग द बैक सीट। क्या कहेंगे इस पे ओवरऑल? आज जी मेरा ख्याल है आई थिंक पाकिस्तान हैज टेकन अ बैक सीट। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए जी ये जो G20 है ये बेसिकली क्लब है 20 बड़ी इकोनॉमीज का। जी बिल्कुल। अब इस जितनी बड़ी आपकी इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है या $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अब पाकिस्तान की अगर $300 अरब की इकोनॉमी है तो पाकिस्तान को उसी रेट में मेजर किया जाएगा। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया के पास ये हर साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है एक मुल्क के पास। पिछले साल ये इंडोनेशिया के पास थी, अब ये इंडिया के पास थी, अगले साल ये ब्राजील के पास है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो रेगुलर ममालिक थे वो तो बुलाए, लेकिन इंडिया ने एक्स्ट्रा अपने दोस्त एज एन ऑब्जर्वर बुला लिए, जिसमें ओमान को बुला लिया, यूएई को बुला लिया, इजिप्ट को बुला लिया। इंडिया का जो मेन फोकस है इस वक्त नुसरत हारिस साहबा, वो बेसिकली मुस्लिम ममालिक के ऊपर है। हमें थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में चीजों को देखना है। अमेरिका पहले इंडिया से दोस्ती इस वक्त कर चुका हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिकॉज उनको पता है कि हमें चाइना को काउंटर करना है। और दूसरी तरफ इस हवाले से ये जो समिट है इसमें एक कंसेंसस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी आया जो कि नॉर्मली पूरे पिछले साल G20 की जो मीटिंग्स होती रही मिनिस्टर्स लेवल पे, उसमें कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं आया। लेकिन इसमें कंसेंसस डॉक्यूमेंट आके बेसिकली अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की G20 कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया। इसमें रशिया का लफ्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाया, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब ना होती तो इंडिया का जो स्टेचर है वो नीचे आना था, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ पे नहीं पहुंचे हुए थे, रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आए हुए थे। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि जिस मुल्क को हम खित्ते में एक बड़ा मुल्क का किरदार देना चाहते हैं वो एक डिप्लोमेटिक कंसेंसस पैदा ना कर सके, पहली बात। दूसरी देखें, ये मुस्लिम वर्ल्ड देखें, सारी की सारी इंडिया के पास आ गई। जैसे कि मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका झुकाव चाइना की तरफ चला गया था। द रीजन बिहाइंड इज अमेरिका ने भी उनको टफ टाइम दिया हुआ था जमाल खशोगी के मामले के ऊपर। तो अमेरिका जो सऊदी अरब है वो इंडिया की कोशिश की वजह से दोबारा अमेरिका के साथ मिल गया, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट एक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है जो मुंबई से लेकर यूरोप तक जाएगा, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सी पोर्ट्स वगैरह होंगी। इंडिया ने बड़ी स्मार्टली अमेरिका के साथ मिलके एक तो कंसेंसस पैदा किया, रशिया को भी तनकीद नहीं की, चाइना ने जिसने आइसोलेट किया करना चाहा उसको भी वो भी स्नब हो गया, और मिडिल ईस्टर्न ममालिक को मजीद जो है वो
अमेरिका के करीब कर दिया। आपको याद होगा कि सऊदी अरब का और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल जी अच्छे नहीं हैं, जी क्योंकि अक्सर सऊदी अरब जो है वो ओपेक की जो प्रोडक्शन है वो कम करके तो पेट्रोल की कीमतें मार्केट में तेज कर देते हैं, और रशिया और सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्ट ममालिक इसमें मिल जाते हैं। सो अमेरिका बार बार उनको कहा गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने अमेरिका की नहीं सुनी। जी अब यहाँ पे डॉक्टर साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन कि बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े खराब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद को इस इवेंट पे एज एन ऑब्जर्वर बुला के और अमेरिकी सदर जो बाइडेन से जी मुलाकातें वो करवाती ब्रेकिंग द और आइस अमेरिका वाला का काम उन्होंने कर दिया, ब्रेकिंग द आइस वाला काम, और सबको आप अपने उस क्लब में, जिस तरह आपने शुरू में कहा, उस क्लब में शामिल कर लिया। जी। बिल्कुल। जो बांग्लादेश है उसके वहां पे, क्योंकि वहां पे अक्सर वो तनकीद की जद में रहता है, क्योंकि वहां पे जी डिफरेंट फोर्सेस बनी हुई हैं जो राइट अपोजिशन जमातों को खत्म करती हैं, जमात इस्लामी के लोगों को खत्म करती हैं। तो अमेरिका कहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो सही नहीं है, या आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, और कुछ सैंक्शंस भी अमेरिका लगाने वाला था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को कन्विंस किया है कि अगर आप बांग्लादेश के ऊपर इस तरह सैंक्शंस लगाएंगे तो इस खित्ते में चीन और मजबूत होगा, और बांग्लादेश के चांसेस ज्यादा वो चाइनीज ब्लॉक में चले जाएं। तो हमारा एक नेबरिंग कंट्री और अगर चाइनीज ब्लॉक में चला जाता है, पाकिस्तान ऑलरेडी वो समझते हैं चाइनीज ब्लॉक में है, तो हम खित्ते में आइसोलेट रह जाएंगे। सो नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्मार्टली सऊदी अरब को वापस लेके आया है, जो कि सऊदी अरब चीन की मदद के साथ ईरान से ताल्लुकात ठीक कर चुका था। तो उनको कहा कि एमबीएस को वापस लेके आया है, सऊदी अरब बांग्लादेश अमेरिका के ताल्लुकात ठीक किए, और ओवरऑल अपना इमेज जो उन्होंने बनाया वो तो बनाई है इस कॉन्फ्रेंस से। सो उनको डिप्लोमेटिकली बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की मदद से वो कंसेंसस पैदा कर चुके, जो कि पूरा साल जब इनके मिनिस्टर्स मिलते रहे G20 के डिफरेंट कैपेसिटीज में, तो कभी कंसेंसस पैदा नहीं हुआ था, और खतरा ये था कि 2008 के बाद पहली दफा ऐसे होगा कि कंसेंसस नहीं होगा। सो अच्छा, ऑब्वियसली इसमें इट्स अ बिग मैं डिप्लोमेटिक सक्सेस। डॉक्टर कमर, इसमें मैं कुछ चीज़ें समझना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से जो उनका ओवरऑल परसेप्शन था, या उनके हवाले से जो उनका एक पर्सोना बना हुआ था पूरी दुनिया में, उसको उन्होंने ग्रेजुअली चेंज किया है, अपने आप को इवॉल्व किया है। एट द सेम टाइम जब हम इंडिया की गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट सुनते हैं या उसकी कोई प्रेजेंटेशन कहीं देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि वहाँ की सियासत में एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस को मलूज़े खातिर लाया जाता है। उनका टीम वर्क ऐसा है, या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज़ ऐसी है दैट दे आर कमिंग आउट, मतलब दे आर कमिंग आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे, और वो अपने आप को मनवा रहे हैं? वो क्या चीज़ ऐसी है? देखिए, नरेंद्र मोदी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो ये है जो दुनिया उनको समझता है कि देखें जी, ये 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, दुनिया का तीसरा बड़ा जो ऑयल का कंज्यूमर है, और तीसरा बड़ा ही ऑयल का बायर भी है दुनिया में। एक तो उनका ये लेवल है, और फिर इनकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, कोरोना वैक्सीन बनाई, इनका बड़ा किरदार है, और अमेरिका ने एक दुनिया इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है, और मुसलमान दुनिया भी कर रही है। दूसरा उनका जो चेहरा वो ये है कि जी ये एक ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यहाँ पे राइट विंग हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। ये एक हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल अपरेटस डेवलप करना चाहते हैं, जो डेलिबरेटली करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का नाम वो है, इंडिया और भारत दो नाम है, दोनों इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है। नॉर्मली वो इंडिया लिखते थे, कल से उन्होंने भारत लिखना शुरू कर दिया है। तो वो कहते हैं कि इंडिया का नाम हमें बर्तानिया ने दिया था, भारत का नाम जो है ये लोकल नाम है। सो वो कहते हैं कि इंडिया अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है, और नरेंद्र मोदी इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है उसको बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ में उनके बारे में ये भी समझा जाता है, जैसे मैंने कहा कि एक हिंदू डोमिनेटेड या हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री बनने जा रहा है, जिसमें मजहब का किरदार बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे मोदी साहब की और बाइडेन की मुलाकात हुई तो मीडिया ने कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने। मोदी साहब डरते हैं सवाल लेने से, और अमेरिकी मीडिया हमेशा अमेरिकी सदर के साथ जाता है, तो मोदी साहब डरते हैं क्योंकि मणिपुर में जो फसादात हुए, जो उसके अलावा बहुत सारे इंडिया में अक्सर डॉक्टर कमल, यही मेरा पॉइंट है कि उनकी हिस्टोरिकली भी उनके हवाले से जो जो चीज़ें हैं, और जितनी कैटास्ट्रफीज उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर अभी भी जितने ये इवेंट्स का आप कह रहे हैं, उसके बावजूद
उनका टीम वर्क या उनकी पॉलिसीज़ या उनका काम ऐसा है अपने मुल्क के लिए जो निकल कर सामने आ रहा है। अगर मैं इसको इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान कहूँ तो फिर क्या है जो आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी है। सेकंड बात है कि वन मैन शो है। थर्ड बात ये है कि जब से नरेंद्र मोदी पावर में है 2010 में, तो ही इज टेकिंग डिसीजन सिंगल हैंडेडली। ये नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में बैठा और पीछे उसको खतरा हो मेरी हुकूमत गिर जाएगी। चौथे नंबर पे देखें कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एक ट्रेंड डिप्लोमेट है। Yes. ठीक है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जरदारी साहब भी आए थे, तो वो 15 महीने में उन्होंने 35 मुल्क घूमे, जस्ट ताकि वो अपनी जो सीवी है तैयार कर सकें, कल को उनको वजीर आजम बनना, और उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने 15 महीनों में 35 मुल्क। आप देखें ना कि ऑन एवरेज एवरी मंथ कितने मुल्क जो हैं वो जाते थे, बिकॉज इससे अब ये चीजें जो है, एंड देन फिर उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, उनके पास यूथ है, उनके पास यूनिवर्सिटियां, वो एक बेसिकली जहां पे दुनिया में जाते हैं, दे हैव समथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। अब वो कहते हैं जी इंडिया जो है दुनिया की एक वैक्सीन की फैक्ट्री है इंडिया। तो आए, हमें जिसको वैक्सीन चाहिए, सो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए सामने आया है, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए सामने आया है, एंड देन कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया इंडिया को देखती है कि आप जाके दुनिया में हर चीज इंडिया में बना लें। अभी एप्पल जो है वो चाइना में बनता था, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात खराब हुए, तो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में शुरू हो चुकी है। सो दुनिया इंडिया को एज ए सप्लाई चेन सब्स्टिट्यूट समझ रही है इन कंपैरिजन टू चाइना। सो ये, और फिर देन उनके पास वो सेट ऑफ स्किल्स हैं, वो लोग मौजूद हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है आईटी में, एजुकेशन में, एक पूरे का पूरा एक जैसे वो कहते हैं ना इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। सो वो सारी चीजें दुनिया देख के आती है। देखिए, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना आसान काम नहीं है। आपको अब देखिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग, अभी आसियान इंडिया समिट हुई है, आपको पता है पाकिस्तान आसियान का बायलैटरल डायलॉग ही कोई नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं कि पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आसियान के 10 मुल्कों के साथ इकोनॉमिकली इंगेज कर सके। हम दुनिया में जहां जाते हैं, हम कहते हैं हमें प्लीज ये टैरिफ माफ कर दें। हम यूरोपियन यूनियन जाते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर टैक्सेस ना लगाएं। हम अमेरिका से टैक्स वेवर लेते हैं, यूरोप से टैक्स वेवर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो दुनिया के मुकाबले में एक कॉम्पिटिटिव कुछ चीज डेवलप कर सके, जिसकी वजह से हम पॉलिटिकली बेनिफिट लेते हैं, जो कि हमें, और इंडिया इन चीजों में compete करता है जाके, और अपनी बहुत जबरदस्त आपने सारी बात की। डॉक्टर कमर, एक बात मुख्तसरन बता दीजिएगा, एक और वजह भी तो है कि वहां मौरूसी सियासत नहीं है शायद। देखिए, ये बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी जो है वो, आप उसको भले कहें कि वो हिंदू नेशनलिस्ट है, वो मुसलमानों पे जुल्म करवाता है, वो सारा कुछ करता है, लेकिन जारी बात है ही इज अ सन, वो एक टी बॉय था। एक टी बॉय 2-3 दफा गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना, 2 दफा वजीर आजम बना। वो कहता जी मेरी तो लेगेसी कोई नहीं है, मैं तो इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। तो ये एक फैक्टर तो है, लेकिन समहाउ इंडिया के अंदर ये चीज हो चुकी हुई है कि एक तरफ मौरूसी सियासत है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, जहां पे हर 10 साल 15 साल बाद नया लीडर आता है, तो डेफिनेटली इसका फायदा है उनको। इसका फायदा मेरिट पे भी लोग हैं, नजर आते हैं लोग जो मेरिट पे मौजूद हैं, उसमें ये नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है। होता होगा, ये 10% होता होगा, 20% होता होगा, नहीं होता है, क्यों नहीं होता। ये जो लेकिन ये है के जी, ये जो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, वो इनके बड़े करीबी हैं, उनके बेटे हैं। सो वो सारी बात अपने लोगों को लगाते हैं, लेकिन इस तरह नेपोटिज्म नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है कि जी मेरा मैं ते, उसके बाद मेरा पुत्र, उसके बाद मेरी नूह ते, उसके बाद मेरा पत्रिया ते, उसके बाद मेरी भतीजी है, और हम ही हम सारे। जी ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपने हमें वक्त दिया। और यही तमाम चीज़ें देखकर बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, मेरिट का फुकदान है। और जब कश्मीर के इशू पे भी रेजोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं, तो पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंटेशन, आप लोगों को पता होगा, गूगल कर लीजिएगा किस किस ने हेड किया है कश्मीर कमेटी को, जो लोग जाते हैं वो बग़ैर तैयारी के जाते हैं, सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं। ना उनकी स्पीच ऐसी होती है, ना उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, ना वो अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे पेश करते हैं जिससे रेजोल्यूशन हो सके। ऑन द अदर हैंड, इंडिया को हम कितना ही बुरा भला कहें या कितनी मीम्स बना लें, सोशल मीडिया पे जो हमारी लड़ाई है शायद उसमें हम जीत जाएं, बट ऑन ग्राउंड
टेक्निकली और एजुकेशन वाइज वो हमसे बेहतर हो रहे हैं। एंड दिस इज़ हाई टाइम दैट वी एज अ नेशन रियलाइज़ कि टेक्निकली और एजुकेशन वाइज हमें भी बेहतर होने की ज़रूरत है। दैट्स द ओनली वे जिससे आप किसी को डिफीट दे सकते हैं या अपने आप को रेज़ कर सकते हैं बहैसियत कौम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद दोबारा इंडिया पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन वो होगी मैच के हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक।